Good morning class 6 students. So it's our third video from chapter number 5, that is major domains of the earth. पृथ्वी के मुख्य मंडल या जोन. Okay, so as we have been discussed in our previous video about lithosphere and hydrosphere. Lithosphere हमने रीड किया continental parts of the earth, and in hydrosphere we have been discussed about the oceans. Okay, now we are moving to read about the atmosphere. What is this? By reading atmosphere we are going to discuss about the different layers of the earth, or we can say the composition of the atmosphere or air. Read here students, it's too easy. The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. अर्थ जो है वो एक पतली लेयर से घिरी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ये फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया. दिस थिन ब्लैंकेट, ये जो पतली परत है ऑफ एयर, हवा की, इज़ एन इंटीग्रल ये एंड इम्पोर्टेंट, ये एक बहुत ही ज़रूरी जो है एस्पेक्ट है यानी मान्यता है या चीज़ है ऑफ द प्लानट यानी हमारे अर्थ की. ओके, जो दूसरी जगह नहीं है. इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर, ये हमें हवा देती है. वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट, जिसको हम सांस में लेते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, और हमें सूरज की नुकसानदायक रोशनी से बचाती है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर. ग्राउंड पे यानी जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ से आप ये मोबाइल वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स. एटमॉस्फेयर को 5 परतों में, 5 जोन में, 5 लेयर में बांटा गया है. बेस्ड ऑन कंपोजिशन, उनकी बनावट के आधार पर, टेम्परेचर के बेसिस पर कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, एंड अदर प्रॉपर्टीज यानी और दूसरी विशेषताओं के आधार पर. दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सतह पर यानी जहाँ पर हमें वहाँ से ये स्टार्ट होती है, एंड आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर. तो पहली जो लेयर है अर्थ की, जो हमसे एटमॉस्फेयर की, जो हमसे इंटरेक्ट करती है, अर्थ को टच करती, वो है ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर के बाद अगली जो आती है वो है स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर के बाद अगली जो है वो कौन सी है? मेसोस्फियर. मेसोस्फियर के बाद जो अगली लेयर आती है वो कौन सी है? थर्मोस्फियर. और थर्मोस्फियर के बाद एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर आती है जो कि है एक्सोस्फियर. यानी एक्सोस्फियर के बाद जो है सीधे आप स्पेस में पहुंच जाएंगे, फिर एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पर नहीं होता है. नाउ द ट्रोपोस्फियर, पहली लेयर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, जो ग्राउंड पर होती है, जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, जो हमको छूती है. द ट्रोपोस्फियर इज, जिसमें वेदर फिनोमेना आते हैं ना, बादल बनते हैं, बिजलियाँ कड़कती है, और जलवायु, मौसम, ये सब बदलते हैं, सीजन्स बदलते हैं. समझ गए आप? द ट्रोपोस्फियर इज द लेयर दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. ट्रोपोस्फियर लेयर की वो अर्थ है, ट्रोपोस्फियर इज द वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जो अर्थ से बिल्कुल क्लोजेस्ट यानी सबसे पास वाली है, वो उसको टच करती है. एंड द प्लेस वेयर ऑल वेदर चेंजेस ऑकर, यानी सभी मौसमी बदलाव, मौसमी परिवर्तन यहाँ पर होते हैं, ये वो जगह है. कौन? ट्रोपोस्फियर. किसकी? एटमॉस्फेयर की. 90% ऑफ ऑल एयर इज फाउंड इन दिस लेयर, यानी हवा का जितना भी अमाउंट है, ऑल द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ द एयर जितना है, मान लीजिए 100 है, तो उसका 99% तो ट्रोपोस्फियर में ही है, और बाकी बची जो 4 लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, उनमें तो ओनली 1% एयर ही है. ओके, नाउ so as we have been read that 90% of all air is found in troposphere and it contains most of the water vapor, और वाटर वेपर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ट्रोपोस्फियर में ही होता है, यानी पानी जो भाप बन के उड़ गया, गैस बन के उड़ चुका है गर्म होने के कारण, वो ट्रोपोस्फियर में ही रहता है वेपर के फॉर्म में. एंड डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये भी ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं. द ट्रोपोस्फियर particles, dust particle present in the atmosphere. The troposphere extends from the surface of the earth to an altitude varying from 8 to 17 किलोमीटर. यानी ट्रोपोस्फियर जो है इसकी हाइट अलग अलग है, यानी हो सकता है जहाँ पर मान लीजिए हम खाचों में बैठे तो यहाँ से 8 किलोमीटर इसकी हाइट हो सकती है मैक्सिमम, और कहीं पर जो है मान लीजिए आप भोपाल में बैठे तो वहाँ पर इसकी हाइट 17 किलोमीटर. ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसका एक्चुअल फैक्ट दूसरा है. कहने का मतलब है कि ट्रोपोस्फियर की हाइट जो है वो हर जगह एक जैसी नहीं है. कहीं पर ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, कहीं पर 17 किलोमीटर थी, कहीं 12 किलोमीटर, कहीं 13 किलोमीटर, ऐसा हो सकता है. समझ में आया? इज इट क्लियर? तो अब जियोग्राफिकल फैक्ट में चलते हैं. तो जियोग्राफिकल फैक्ट में हम बात करते हैं तो ट्रोपोस्फियर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन यानी 0 डिग्री लेटीट्यूड पर यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है ये 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और पोलर रीजन या पोल एरियाज में 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में ये 8 किलोमीटर तक की हाइट जो है इसकी है. समझ में आया? तो एवरेज हाइट इसकी जो है 13 किलोमीटर की है.
थोड़ा आप दिमाग लगाएं, अपना भी थोड़ा दिमाग खर्च करेंगे, बुक में देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप भी इसको रीड आउट करना, और मैंने जो एक्सप्लेन किया वो तो ठीक है, नहीं तो आप सुनेंगे और भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो। ये सब आपको आंसर्स में भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द ट्रोपोस्फियर के बाद अगली लेयर कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फियर। अब देखिए स्ट्रेटोस्फियर में क्या होते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, जेट फ्लाइट्स उड़ते हैं, और वहाँ पर मौसम साफ होता है, बादल नहीं होते हैं ये। और दूसरी जो एक और बात इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर, जो कि सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को वापस उधर ही भेज देती जहाँ से वो आई है। वो ओजोन गैस भी इसी लेयर में या इसी स्फीयर में यानी स्ट्रेटोस्फियर में ही प्रेजेंट है। एंड again I am going to read, the stratosphere stretches beyond the troposphere and is the zone where aeroplanes fly. The atmosphere is composed mainly of nitrogen 78%, oxygen 21% and other comprises 1% by volume। यानी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% में दूसरी गैसेस होती है लाइक ऑर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, नियॉन एंड डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन जो है जीवन दायिनी गैस है, वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि नाइट्रोजन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट एंड ट्रीज, एनिमल्स, इनको ग्रोथ करने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ का टेम्परेचर और गर्म बनाने में हेल्प करती है थ्रू प्रेजेंट इन माइन्यूट यूनिट। हालांकि ये कम मात्रा में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होती है एटमॉस्फेयर के टोटल हिस्से का, हवा के टोटल हिस्से का, टोटल मात्रा का। कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पृथ्वी जो गर्मी छोड़ती है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने में एब्जॉर्ब करके रख लेती है। तो सर ये तो गलत है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी ने जो गर्मी छोड़ी, हीट छोड़ी, उसको अपने में सोख के रख लेगी तो सर ये तो अर्थ को गर्म करेगी ना, तो इससे तो गर्मी टेम्परेचर बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं है, माने हाँ ऐसा होगा लेकिन ये जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होता ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता, अर्थ जितना भी हीट सनलाइट से रिसीव करती ड्यूरिंग द डे टाइम यानी दिन के समय, वो सारी हीट एटमॉस्फेयर में चली जाती और अर्थ जो है रात को बहुत ठंडी हो जाती। समझ में आया आपको? जैसे आप मतलब बिल्कुल जो पोलर एरियाज में है ना, पोल रीजन में जो टेम्परेचर होता वो होता, पानी बर्फ बन जाता रात के समय में। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। नाउ यानी हम कह सकते हैं देयर बाय, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लानेट को, अर्थ को वार्म यानी कीपिंग द प्लानेट वार्म, यानी हमारे ग्रह को, हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी। आपने पढ़ा है ना, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बिना कार्बन डाइऑक्साइड को अपना फूड नहीं बना सकते, और वो नहीं बना पाएंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाए, वो जिंदा नहीं रहेंगे तो वो ऑक्सीजन कैसे रिलीज करेंगे हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, यानी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ऊंचाई बढ़ने पर, यानी इसकी मात्रा जो है वो अलग अलग हो जाती है, यानी कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। वैसे तो हम बोलेंगे कि ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा होती है, ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि 99% ऑफ द टोटल एयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। इट इज मैक्सिमम। अब देखिए एयर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ पर होता है, प्रेशर की बात करेंगे तो समुद्र की सतह पर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है। एंड डिक्रीजेज रेपिडली एज वी गो अप, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, समुद्र से दूर जाते हैं और ऊंचाई पर जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम होता जाता है। और यही रीज़न है कि माउंटेन्स पर जो है पेन की स्याही बाहर आ जाती है, और भी कुछ एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे साइंस में। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, नीचे चला जाता है, यानी डाउन हो जाता है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों पर आप देखिए टेम्परेचर कम होता है ना, ठंड होती है, वहाँ बर्फ जमी रहती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, एटमॉस्फेयर अर्थ पर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, दबाव डालता है। आपने भी फील किया होगा, जब तेज हवा चलती है तो क्या हमें प्रेशर फील नहीं होता, इधर उधर से झटके फील होते हैं ऐसे। नाउ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया की तरफ जाती है, यानी ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ जाती है। ओके, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। ओके, ये प्रिंसिपल है हवा के चलने का। जैसे पानी चलता है ना, जैसे हमने पढ़ा कि ओशियन का वाटर स्टेबल नहीं होता, वो चलता है, मूवमेंट करता है, उसको गतिशील है, लोकोमोटिव है।
जस्ट लाइक दैट हवा भी जो है चलती रहती, स्टेबल नहीं होती है. ओके, ऑलवेज इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. ओके, मूविंग एयर इज नोन एज, और जो जब हवा चलती यानी बहती है तो उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. मूविंग एयर इज नोन एज विंड. बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जोन. देखिए हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा और एटमोस्फीयर पढ़ा. तो अब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर ये तीनों स्फीयर जहाँ इंटरेक्ट करते हैं वो अगला स्फीयर कौन सा है? बायोस्फीयर है. ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं ये बायोस्फीयर है. यहाँ पर एटमोस्फीयर हवा भी है, हाइड्रोस्फीयर पानी भी है और लिथोस्फीयर यानी जमीन भी है. ठीक है, तो बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों प्रेजेंट होते हैं और सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन, ज़्यादातर मतलब ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है यहाँ पर पॉसिबल होते हैं. बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, इसको डोमेन ऑफ लाइफ बोला गया है, जीव मंडल बोला जाता है, जीवों का क्षेत्र, जीवों की जगह. Okay, the biosphere is the important zone of contact between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. और हमारे अर्थ का यही वो जोन है जिसमें लाइफ है. There are several species of organism, कई तरह के जीव है बायोस्फीयर में. That vary in size, जो जिनकी साइज अलग अलग है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोब जो हमें दिखते भी नहीं है, एंड बैक्टीरिया जो नहीं दिख, टू ह्यूज मेमाल, बड़े बड़े मेमाल जैसे ब्लू व्हेल हुआ है ना, हाथी हुआ. All the living organisms including humans are linked to each other. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बींग क्यों ना हो, सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एंड साथ ही साथ वो अपने बायोस्फीयर यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट करते हैं या डिपेंडेंसी शो करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, यानी उनके जीवित रहने के लिए. द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द, बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो कैटेगरी में रख सकते हैं, द प्लांट किंगडम और द एनिमल किंगडम, यानी फ्लोरा एंड फोना. पहला है फोना, प्लांट किंगडम को जो है फ्लोरा बोलते हैं, एंड एनिमल किंगडम को फोना बोलते हैं. एनिमल किंगडम में ह्यूमन बींग भी आता है. ओके स्टूडेंट, नाउ रीड हियर. Thus, a need of optimize to use a resource of the earth maintain the balance of nature between the domains of the hydrosphere and atmosphere and hydrosphere. यानी कह रहे हैं कि इसलिए हमें अर्थ के किसी भी स्फीयर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना, उसमें बैलेंस बनाए रखना चाहिए ताकि जो है बायोस्फीयर में कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं हो और सारे जो लिविंग फॉर्म्स है वो अच्छे से अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव कर सके, उनका एग्जिस्टेंस यहाँ पर बना रहे, वो डिप्लेट नहीं हो जाए, पृथ्वी से ख़त्म नहीं हो जाए. ओके स्टूडेंट्स,